वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये आपके चैप्टर 14 रेस्पिरेशन का पार्ट 3 है। और इसमें हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ईटा टेस्ट में पॉसिबल हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स को जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने ये समझना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस चीज़ को कहते हैं। जो आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर आपके पास नोज़ और जो नेजल पैसेजेस होते हैं, जो आपके पास साइनसेस होते हैं, जो फेरिंग्स होता है, और आपके लैरिंग्स का वो वाला पोर्शन जो आपके वोकल कार्ड्स या जो आपके वोकल फोल्ड्स होते हैं उससे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखते हैं, जो आपके पास नोज़ और नेजल कैविटीज़ होती हैं, जो फेरिंग्स होता है, और आपके वोकल कार्ड्स के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें आपके पास लैरिंग्स का वो वाला पार्ट जो वोकल कार्ड से नीचे होता है, जो आपके पास ट्रैकिया होता है, जो ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंकियोल्स होते हैं उसको यूजुअली, और आपके जो लंग्स होते हैं उसको यूजुअली जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स जो आपके बुक के अंदर हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। जो पहली डिजीज़ है आपके बुक के अंदर वो साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस को एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस भी कहा जाता है। ये किस चीज़ को कहते हैं? साइनोसाइटिस को अगर आप लोग यूजुअली जब आप लोग डिफाइन करते हैं इसको, तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनसेस। इसको यूजुअली हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं। और ये जो साइनोसाइटिस होता है ये आपके पास एक्यूट भी हो सकता है, जिसमें आपके पास जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली 2 से लेके 8 वीक्स तक आपके पास होते हैं, या वो आपके पास क्रॉनिक भी हो सकता है जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनका जो दौरानिया होता है वो 8 वीक से ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इन्फ्लेमेशन किस चीज़ को कहते हैं और जो आपके पास नेजल साइनसेस होते हैं वो किस चीज़ को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो आपके नेजल साइनसेस की होती हैं। तो पहले हम लोग नेजल साइनसेस को समझते हैं। आपकी बॉडी के अंदर यूजुअली 4 साइनसेस होते हैं। एक को मैक्सिलरी साइनस कहा जाता है। यहाँ पे जो आपकी चीक्स होते हैं, यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये जो साइनसेस होते हैं दोनों साइड पे, इनको मैक्सिलरी साइनस कहा जाता है। जो आपके पास इथमॉइड साइनस होते हैं, ये जो आपके पास आपके नाक की हड्डी होती है इसके दोनों साइड पे जो साइनसेस होते हैं उनको इथमॉइड साइनस कहा जाता है। आपके नोज के बिल्कुल फ्रंट पे जो साइनस होता है उसको फ्रंटल साइनस कहा जाता है, उसको स्फीनॉइड साइनस कहा जाता है, सॉरी। और जो आपके पास फ्रंटल साइनस होता है, यहाँ पे जो आपके पास साइनसेस होते हैं उनको फ्रंटल साइनस कहा जाता है। अभी इन साइनसेस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है उस डिजीज़ को हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये आपके पास साइनसेस होते हैं। अभी इन्फ्लेमेशन हम लोग किस चीज़ को कहते हैं? इन्फ्लेमेशन जो आपके पास होता है इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स टू सेलुलर इंजरी। जब सेल्स में कोई इंजरी होती है उसके उस सेलुलर इंजरी के रिस्पॉन्स में जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और इस रिस्पॉन्स में होता क्या है, एक जो आपके पास रिस्पॉन्स होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपके पास जो कैपिलरीज होती हैं उसकी डायलेशन हो जाती है, उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से जो इंजर्ड पार्ट होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो आपके पास जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, जो उस इंजरी को रिकवर करने में आपको हेल्प दे रहे होते हैं। तो जब कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं, आपकी जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो इंजर्ड साइट पे जाके उनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है, मतलब वो वहाँ पे इंटर हो जाते हैं। आपके पास रेडनेस भी ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे इंजरी होती है, क्योंकि एक तो ये जो ब्लड फ्लो होता है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से रेडनेस भी इंक्रीज हो जाती है। हीट वहाँ पे जनरेट होता है
और पेन भी उस पर्टिकुलर इंजर्ड जगह पे आप लोग महसूस करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन में जब कैपिलरी डायलेशन हो जाती है तो ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहाँ पे रेडनेस, हीट और पेन जाके क्रिएट हो जाता है। और ये जो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं लाइक कैपिलरी डायलेशन, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, ये आपके पास सर्व करते हैं एज अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से अगर इंजरी किसी एजेंट की वजह से है, फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया की वजह से है या किसी और एजेंट की वजह से है या जो डैमेज किसी और चीज़ की वजह से है, उसको एलिमिनेट करने में ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये आपको हेल्प दे रहे होते हैं। तो ये आपके पास जर्नल है कि साइनोसाइटिस किस चीज़ को कहते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जाके डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स अ पार्ट ऑफ द, ऑप्शन ए इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी इज द नर्वस सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने देखा कि आपके पास जो साइनोसाइटिस होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट होता है, जो साइनसेस होते हैं उनको जाके अफेक्ट कर रहा होता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आपके पास जो साइनसेस होते हैं वो चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं, इसलिए आपके पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नाउ द सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट साइनोसाइटिस लास्ट्स फॉर, आपके पास दो किस्म का साइनोसाइटिस होता है, एक को एक्यूट साइनोसाइटिस कहा जाता है, एक को क्रोनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्यूट साइनोसाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो कितने टाइम के लिए होते हैं? ऑप्शन ए 2 to 8 वीक्स, ऑप्शन बी 2 to 8 डेज, ऑप्शन सी 2 to 8 मंथ्स एंड ऑप्शन डी 2 to 8 आवर्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो 2 to 8 वीक्स होता है, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। साइनोसाइटिस इज यूजुअली काज्ड बाय, साइनोसाइटिस अभी किस चीज़ की वजह से होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन सी डस्ट एंड ऑप्शन डी पोलन्स। अब यहाँ पे इस किस्म के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो स्टेटमेंट होती है उसको आप लोगों ने बड़ा केयरफुली जाके रीड करना है, क्योंकि जब आप लोग साइनोसाइटिस को देखते हैं तो वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी होता है, डस्ट और पोलन की वजह से भी होता है। तो अगर आप लोग स्टेटमेंट को सही रीड नहीं करेंगे आपको चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि यूजुअली किस चीज़ की वजह से होता है, साइनोसाइटिस ज़्यादातर किस चीज़ की वजह से होता है? तो ज़्यादातर वो आपके पास बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। बाकी सारे के सारे आपके पास साइनोसाइटिस काज कर सकते हैं, लेकिन जो यूजुअल काज होता है, जो ज़्यादातर साइनोसाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। The most common pathogens that cause acute sinusitis are, option A is bacteria, option B virus, option C fungi and option D protozoa। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हमने इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखा है कि जो यूजुअल काज होता है वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को अलग से मेंशन कर रहे हैं, वायरसेस को अलग से मेंशन कर रहे हैं, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे जो कॉमन पैथोजन होता है जिसकी वजह से साइनोसाइटिस के ज़्यादातर केसेस होते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस के, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो चूँकि आपके वायरसेस की वजह से होते हैं, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ वायरस। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखते हैं बैक्टीरिया की वजह से भी एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, लेकिन चूंकि वो सबसे कॉमन पैथोजन नहीं है, इसलिए आप लोगों ने जो ऑप्शन चूज़ करना है वो वायरसेस का करना है, क्योंकि सबसे जो कॉमन पैथोजन होता है जो एक्यूट साइनोसाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो वायरसेस होते हैं। तो स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली आप लोगों ने रीड करना है, अदरवाइज आपको सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट नजर आएंगे। लेकिन अगर आप लोग केयरफुली जाके उसको रीड करते हैं आप लोग एप्रोप्रिएट आंसर को जाके चूज कर सकते हैं। Now, which of these is a bacterium that can cause sinusitis? अभी आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अभी इसमें आप लोगों ने बैक्टीरिया को जाके चूज करना है कि कौन सा वाला बैक्टीरिया साइनोसाइटिस काज कर रहा है। अभी कैंडिडा एल्बिकन को अगर आप लोग देखते हैं ये आपके पास फंगस है, इन्फ्लुएंजा को आप लोग देखते हैं ये वायरस है,
प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम आपके पास ये एक पैरासाइट है। तो आपके पास जो एक जो ऑप्शन रह जाता है वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसलिए जो बैक्टीरियम साइनोसाइटिस काज करता है आपका जो ऑप्शन होगा वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा। Which imaging study is the most appropriate for the diagnosis of chronic sinusitis? अब जब आप लोग chronic sinusitis की diagnosis करते हैं तो जो imaging टेक्निक होती है इन चार में से सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक है वो आपके पास कौन सी वाली है? ऑप्शन ए MRI, ऑप्शन बी CT स्कैन, ऑप्शन सी एक्सरे एंड ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड ऑफ द साइनोसाइटिस। अभी आपका जो आंसर है वो आपके पास CT स्कैन है। यूजुअली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स करते हैं वो यूजुअली एक्सरे को जाके यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है वो CT स्कैन होता है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि एक्सरे उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो आपके पास लो होती है। लेकिन चूंकि CT स्कैन यूजुअली महंगा होता है इसलिए डॉक्टर्स एक्सरे को जाके प्रेफर कर रहे होते हैं जब वो क्रोनिक साइनोसाइटिस को जाके डायग्नोस कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है डायग्नोसिस का क्रोनिक साइनोसाइटिस के लिए वो CT स्कैन होता है। द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस आर, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं कि जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस के वो आपके पास कौन कौन से हैं? फीवर एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, बी पस लाइक नेजल डिस्चार्ज, सी फेशियल पेन एंड हेडेक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जब आप लोग एक्यूट साइनोसाइटिस को देखते हैं तो उसमें फीवर भी होता है, आपके जो नेजल पैसेजेस होते हैं वो भी जाके बंद हो जाते हैं, वहाँ से जो नेज़ल होते हैं वहाँ से एक पस लाइक डिस्चार्ज भी होता है, क्योंकि जब आपका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से फेशियल पेन और हेडेक भी होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको एक्यूट साइनोसाइटिस के अंदर मिल जाते हैं। दूसरी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ आपके बुक के अंदर है वो ओटाइटिस मीडिया है। अभी ओटाइटिस मीडिया किस चीज़ को कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया अगेन ये आपके पास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, लेकिन अभी यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होता है ओटाइटिस मीडिया में वो आपके मिडल एयर में होता है। एयर के यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं, एक को मिडल एयर कहा जाता है, एक को आउटर एयर कहा जाता है, एक को इनर एयर कहा जाता है। तो ओटाइटिस मीडिया में जो मिडल एयर होता है वहाँ पे जाके उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, ओटाइटिस मीडिया किन वजह से होता है? इट कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड, सोर थ्रोट और दी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब आपके पास अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, या आपके पास अगर कोल्ड का इन्फेक्शन है, कोल्ड अगर आपके पास है, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अच्छा, ओटाइटिस मीडिया में होता क्या है? अभी यहाँ पे आप लोग नॉर्मल एयर को देखते हैं, ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रहा है इसको यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। ये आपके पास एयर ड्रम है, ये आपके पास ऑडिटरी बोन्स हैं। अभी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप लोग देखते हैं तो ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओपन ट्यूब आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये जो ट्यूब होता है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है, और जब फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट करता है उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इजीली जाके यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो जो आपके पास यूस्टेशियन ट्यूब होता है इसका काम ये होता है कि वो आपके इस मिडल एयर में से जो म्यूकस होता है उसको वो साफ कर रहा होता है। अभी जब आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं या आपके पास एलर्जीज होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास यूस्टेशियन ट्यूब और जो मेम्ब्रेन जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स होते हैं वो जाके स्वॉलन हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनिशियली वो आपको एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से वो इस एलर्जीज की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से वो जाके आपके पास स्वॉलन हो जाते हैं। जब वो स्वॉलन हो जाते हैं तो ये जो म्यूकस होता है वो जाके यहाँ पे ट्रैप करना शुरू कर जाता है, और जब वो ट्रैप हो जाता है ये आपके पास एक ग्रोथ मीडिया के तौर पे काम करता है, जिसमें बैक्टीरिया इजीली जाके ग्रो कर सकते हैं और वो जाके आपके पास एयर इन्फेक्शंस को काज करते हैं। सो ओटाइटिस मीडिया
दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। अभी इन्फ्लेमेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आपके पास कैपिलरी डायलेशन होता है, ल्यूकोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है, रेडनेस, हीट और पेन जाके आपके पास होता है। तो ओटाइटिस मीडिया में जो आपका मिडल ईयर होता है, जब यूस्टेशियन ट्यूब स्वोलन हो जाता है, उसकी वजह से जाके इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है। अभी ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखते हैं, द काजेस ऑफ द ओटाइटिस मीडिया आर एलर्जीज एंड इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ब्लॉकेज ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अभी एलर्जीज और इन्फेक्शन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन आपके पास ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है ओटाइटिस मीडिया को खास करने के लिए। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है। अभी अगर ये आपको पता ना भी हो कि जो आपके पास जो ओटाइटिस मीडिया के काज हैं वो आपके पास न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या आपके पास नहीं है, लेकिन चूंकि ये तो आपको पता है कि एलर्जीज और इन्फेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लॉकेज ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब भी होता है, तो दो अगर आपके पास हैं, तीसरे का आपको नहीं पता, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब? यूस्टेशियन ट्यूब होता है, इसका काम क्या होता है? ऑप्शन ए आपको दिया है टू वेंटिलेट द मिडल एयर, ऑप्शन बी आपको दिया है टू मेंटेन एयर प्रेशर विद इन एयर, ऑप्शन सी टू ड्रेन म्यूकस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अभी अगर आप लोग यूस्टेशियन ट्यूब के फंक्शंस को देखते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एक इसका फंक्शन ये होता है कि वो आपके मिडल एयर की वेंटिलेशन कर रहा होता है। सेकेंडली उसका काम ये होता है कि वो यूस्टेशियन ट्यूब होता है वो मिडल एयर में प्रेशर को मेंटेन करता है, जो आपके पास नॉर्मल एयर प्रेशर होता है उसके जो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है और जो आपके मिडल एयर के अंदर प्रेशर होता है उसको जाके वो मेंटेन रख रहा होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन यूस्टेशियन ट्यूब का होता है वो ये होता है कि अगर आपके मिडल एयर के अंदर कोई सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है या वहाँ पे कोई और डेब्रीज आ जाती हैं, वहाँ से जाके आपका यूस्टेशियन ट्यूब मिडल एयर से उनको रिमूव कर रहा होता है। अभी यूस्टेशियन ट्यूब्स में आपके पास छोटे छोटे मसल्स होते हैं एट द बेक ऑफ द थ्रोट एंड द पैलेट, जिसकी वजह से ये यूस्टेशियन ट्यूब होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है, और इस ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से वो वेंटिलेशन का काम भी करता है मिडल एयर के लिए, वो प्रेशर को भी मेंटेन करता है और वो म्यूकस को भी ड्रेन कर रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन डी है कि यूस्टेशियन ट्यूब ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। Now what are the symptoms of the otitis media? Otitis media के symptoms क्या होते हैं? Trouble hearing and fever, headache and a change in appetite and sleeping patterns, option C ringing or buzzing in the ear, and option D all of the above. तो जब आप लोग ओटाइटिस मीडिया में देखते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन जाके आपको मिल जाते हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है। Now how much of the cases of otitis media clear up without treatment in 3 to 4 days? मतलब कितने परसेंट केसेस आपके पास ओटाइटिस मीडिया के ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी खुद जाके ट्रीट कर जाती है और आपको उसके लिए बाहर से ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। Around 80% of the cases, option B around 60% of the cases, option C around 40% of the cases, and option D around 20% of the cases. So around 80% of the cases आपके पास ओटाइटिस मीडिया के ऐसे होते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है जब वहाँ पे ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट करते हैं उसकी वजह से जो 80% केसेस ओटाइटिस मीडिया के होते हैं वो जाके क्लियर हो जाते हैं विद इन 3 to 4 days। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर केसेस में ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपकी बॉडी खुद ही जाके उसको ट्रीट कर जाती है। The complicated cases of the otitis media are treated with, अभी 80% केसेस खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो बाकी 20% केसेस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको आप लोग किस तरह जाके ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स हम लोग उन ड्रग्स को कहते हैं जो पेन को कंट्रोल करते हैं, जो पेन को कम करने में आपको हेल्प देते हैं।
ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक उन ड्रग्स को कहा जाता है जो फीवर को कम जो फीवर को प्रिवेंट करते हैं या वो उसको कम करते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अभी इससे पहले चूंकि हम लोगों ने सिम्टम्स को देखा है, तो उसमें चूंकि इन्फेक्शन भी होता है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं। उसमें चूंकि पेन भी होता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एनाल्जेसिक रिक्वायर्ड होते हैं। ओटाइटिस मीडिया में चूंकि फीवर भी होता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग एंटीपायरेटिक्स को यूटिलाइज करते हैं। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके इसको शेयर करें। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स आपके बुक के अंदर हैं उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर जो आपके पास पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे।